हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स स्टडी हब। जैसे कि आपको पता है, कॉमर्स स्टडी हब में मैं कॉमर्स से रिलेटेड सारे टॉपिक्स पढ़ाती हूँ। अगर आप लोग को मेरे वीडियो लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक किया करिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोग के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक पे वीडियो बना सकूँ। इसके अलावा अगर कोई टॉपिक पे आप और पढ़ना चाहते हैं जो मैं कवर नहीं कर पाई होंगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं अपने वीडियो में आपको इंग्लिश में भी पढ़ाती हूँ प्लस हिंदी में भी पढ़ाती हूँ। दोनों के लिए ही मैंने आप लोगों के लिए कंटेंट बनाया हुआ है। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी हेल्पफुल है, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी हेल्पफुल है। तो पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, यूटिलिटी एनालिसिस ऑफ डिमांड पढ़े थे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा था। ये हमारे टॉपिक्स है जो हम वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, ऑलरेडी मैंने बिजनेस इकोनॉमिक्स पे यूनिट 1 का लेक्चर ऑलरेडी डाला हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है डिमांड से रिलेटेड और आपके लॉ ऑफ डिमांड से रिलेटेड जो वीडियो रहा है, बिजनेस इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट, नेचर, बेसिक इंट्रोडक्शन जो हमने पढ़ा था, उस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल विजिट करिए और वहाँ से आप लोग रीड आउट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। हम आज के टॉपिक में कवर करेंगे कंज्यूमर सरप्लस, इंडिफरेंस कर्व टेक्निक्स, प्राइस लाइन एंड बजट लाइन, और जितना हो सके उतना कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कंज्यूमर सरप्लस से। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोग को पढ़ाई हुई है। स्टार्ट करते हैं कंज्यूमर सरप्लस से। ठीक है, कंज्यूमर सरप्लस इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम प्राइस अ कंज्यूमर इज विलिंग टू पे फॉर अ प्रोडक्ट। क्या बोला जा रहा है, देखिए, कंज्यूमर सरप्लस एक डिफरेंस है। किसके बीच का डिफरेंस है? मैक्सिमम प्राइस अ कंज्यूमर इज विलिंग टू पे फॉर अ प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट के लिए एक कंज्यूमर एक कितने हद तक पे करने के लिए सक्षम है, तैयार है, कौन सा एक मैक्सिमम प्राइस होगा जहां तक कि वो उस प्रोडक्ट के लिए खरीद सकता है, यानी उस चीज में सक्षम है कि उस प्रोडक्ट को उस मैक्सिमम प्राइस तक वो खरीद सकता है। ठीक है, उसकी खुद की क्या कैपेसिटी है, इसकी बात हम लोग कर रहे हैं कंज्यूमर की। एंड द एक्चुअल प्राइस पेड इन द मार्केट, और मार्केट में उसी प्रोडक्ट के लिए उसको एक्चुअल में कितना प्राइस पे करना पड़ा, उसके बीच का डिफरेंस है। ठीक है, मैं फिर से बताती हूँ आपको। एक कंज्यूमर एक प्रोडक्ट के लिए, कोई भी कमोडिटी हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, उसके लिए मैक्सिमम कितने प्राइस तक वो सक्षम है पे करने के लिए, और मार्केट में उसको एक्चुअल में उस प्रोडक्ट के लिए, कमोडिटी के लिए कितना पे करना पड़ा, कितना पे करना पड़ता है, उसके बीच के डिफरेंस को हम लोग कंज्यूमर सरप्लस बोलते हैं। क्लियर है? कंज्यूमर सरप्लस अराइजेज व्हेन कंज्यूमर्स पे लेस for a product than the maximum amount they are willing to pay। कंज्यूमर सरप्लस कहाँ पे निकलता है, कहाँ पे राइज होता है, बोला जा रहा है जब कंज्यूमर को लेस पे करना पड़े एक प्रोडक्ट के लिए देन द मैक्सिमम अमाउंट दे आर विलिंग टू पे, जितना वो सक्षम था पे करने के लिए, जितना वो पे कर सकता था। ठीक है, यदि उससे उसको कम पे करना पड़े तो वो वहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस का जो कंसेप्ट है वहाँ पे वो अराइज होता है। दिस एक्स्ट्रा बेनिफिट और सेविंग इज कॉल्ड कंज्यूमर सरप्लस। इसी एक्स्ट्रा बेनिफिट को, सेविंग को हम लोग कंज्यूमर सरप्लस बोलते हैं। It indicates the satisfaction or economic benefit gained by consumers from purchasing goods at a market price। क्लियर है? यहाँ पे छोटा सा डेफिनेशन दिया हुआ है, डेफिनेशन बाय अल्फ्रेड मार्शल। कंज्यूमर सरप्लस इज द एक्सेस ऑफ द प्राइस when a consumer would be willing to pay rather than go without a thing over that which he actually does pay। फॉर्मूला देखिएगा कंज्यूमर सरप्लस का, टोटल यूटिलिटी माइनस टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, टोटल यूटिलिटी माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, या फिर इसके अलावा कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी माइनस प्राइस इनटू क्वांटिटी। ठीक है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल से समझते हैं कंज्यूमर सरप्लस को। सपोज अ कंज्यूमर इज विलिंग टू पे 100 रुपीज फॉर अ बुक। एक बुक के लिए कंज्यूमर क्या कर सकता है, 100 रुपए की हद तक पे करने को तैयार है, सक्षम है। ठीक है, बट द मार्केट प्राइस इज 80, लेकिन मार्केट प्राइस क्या है आपका, 80 रुपीज का है। ठीक है, कंज्यूमर क्या कर रहा है, एक बुक के लिए 100 रुपए उसकी जो मैक्सिमम प्राइस है, उसकी जो विलिंगनेस है वो है
100 रुपीज़ तक वो पे कर सकता है, उतना पे करने के लिए वो सक्षम है। लेकिन मार्केट में उस बुक की प्राइस क्या है, 80 रुपीज़ में है, वो 80 रुपीज़ में बिक रहा है, ठीक है। तो मैक्सिमम विलिंग प्राइस कितनी हो गई, 100 हो गई। एक्चुअल प्राइस उसको कितना पे करना पड़ेगा बुक के लिए, 80 रुपीज़ करना पड़ेगा। तो जो गैप आता है, ठीक है, जितना वो पे कर सकता था लेकिन कितना उसको पे करना पड़ा, इसके बीच में जो गैप आता है ₹20 का, 20 रुपीज़ का जो गैप आता है, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कंज्यूमर सरप्लस बोल रहे हैं। यही कंज्यूमर के लिए उसका एक्स्ट्रा बेनिफिट है और एक प्रकार से सेविंग है, जिसको हम लोग कंज्यूमर सरप्लस बोल रहे हैं। क्लियर है। थोड़ा सा हिंदी में देख लेते हैं। उपभोक्ता अधिशेष वह अंतर है जो किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता द्वारा देने की अधिकतम इच्छा और वास्तव में बाजार में चुकाई गई कीमत के बीच होता है। क्लियर है। जब उपभोक्ता किसी वस्तु के लिए अपनी अधिकतम भुगतान करने की इच्छा से कम कीमत चुकाता है तो उसे जो अतिरिक्त लाभ या संतुष्टि प्राप्त होती है उसे उपभोक्ता अधिशेष कहते हैं। क्लियर है। जो अतिरिक्त लाभ या संतुष्टि प्राप्त होती है उसे उपभोक्ता अधिशेष कहते हैं। यह उपभोक्ता को मिलने वाले आर्थिक लाभ का माप है। ठीक है। अल्फ्रेड मार्शल के जो अनुसार डेफिनेशन दिया हुआ है, परिभाषा दी हुई है, उपभोक्ता अधिशेष वह अतिरिक्त लाभ है जो उपभोक्ता किसी वस्तु के लिए देने को तैयार कीमत और वास्तव में चुकाई गई कीमत के अंतर के रूप में प्राप्त करता है। सूत्र देखिए, उपभोक्ता अधिशेष इज इक्वल टू कुल उपयोगिता माइनस कुल व्यय। ठीक है। कुल उपयोगिता माइनस कुल व्यय, याद रखिएगा। एक और फॉर्मूला दिया हुआ है, उपभोक्ता अधिशेष इज इक्वल टू टीयू का मतलब है कुल उपयोगिता माइनस मूल्य गुणा मात्रा। कितना मूल्य है, कितनी मात्रा में उसको खरीदा गया, ठीक है, उसको गुणा करने से आपका कुल व्यय निकल जाएगा। उदाहरण देखिए, यदि कोई उपभोक्ता किसी पुस्तक के लिए ₹100 का यानी 100 रुपये का भुगतान करने के लिए तैयार है, करने के लिए सक्षम है, लेकिन बाजार में उसकी कीमत क्या है, 80 रुपये है, तो अधिकतम भुगतान कितना हो गया, 100 रुपये करने के लिए वो तैयार है, वास्तव उसको भुगतान कितने का करना पड़ा, 80 रुपये का करना पड़ा। उपभोक्ता अधिशेष कितना हो गया, 20 रुपये। 20 रुपये का उसको क्या हुआ, अतिरिक्त लाभ हुआ और संतुष्टि हुआ। ठीक है, 20 रुपये का। तो इसी को ही हम लोग कंज्यूमर सरप्लस बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में आप बोलोगे उपभोक्ता अधिशेष। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं उदासीनता वक्र, जिसको आप लोग इंग्लिश में इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं। ठीक है। इंडिफरेंस कर्व, उदासीनता वक्र क्या होता है, इसको हम लोग देखते हैं। An indifference curve is a curve that shows different combination of two goods which provide the same level of satisfaction to a consumer. Therefore, the consumer is indifferent between these combinations. तो क्या बोला जा रहा है, हिंदी में एक बार पढ़ लेती हूँ मैं आप लोग के लिए। उदासीनता वक्र वह वक्र है जो दो वस्तुओं के विभिन्न ऐसे संयोजनों को दर्शाता है। ठीक है। दो वस्तुएं रहेंगे ना, दो वस्तुओं के विभिन्न ऐसे संयोजन यानी कॉम्बिनेशन को दर्शाता है जिनसे उपभोक्ता को समान स्तर की संतुष्टि प्राप्त होती है। इसीलिए उपभोक्ता इन सभी संयोजनों के प्रति उदासीन रहता है। ठीक है। यानी कि एक जो कंज्यूमर होगा, उस कंज्यूमर है, उसको जो दो गुड्स है उसके बीच में वो एक कॉम्बिनेशन तैयार करता है। ऐसा कॉम्बिनेशन तैयार करता है जिससे कि उसको सेम लेवल का ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ठीक है। हर एक कॉम्बिनेशन में समझ लीजिए 4 कॉम्बिनेशन एक कंज्यूमर बनाता है, कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, कॉम्बिनेशन सी, कॉम्बिनेशन डी। तो चारों ऐसे कॉम्बिनेशन होंगे जिसमें दो गुड्स ही इन्वॉल्व होंगे जिनसे उनको एक लेवल का, सेम लेवल का, समान स्तर का सेटिस्फेक्शन उसको मिलेगा। ठीक है। तो इसी चीज को दर्शाया जाता है जब कर्व के थ्रू, तो आप उसको इंडिफरेंस कर्व बोलते हो। क्लियर है। डेफिनेशन देखिएगा, डेफिनेशन बाय जॉन रिचर्ड हिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको नोट डाउन करिएगा जरूर से। An indifference curve is the locus of all combinations of two goods which yield the same level of satisfaction of the consumer. ठीक है। हिंदी में देखिए, उदासीनता वक्र दो वस्तुओं के उन सभी संयोजनों का स्थान है जो
उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करता है। ठीक है, अब इन डिफरेंस करके कुछ एजम्पशंस है, कुछ विशेषताएं हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती है, उसको हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। shows equal satisfaction from different combination of two goods। ठीक है, इक्वल सेटिस्फेक्शन आपको दिखाएगा जो भी डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स हमने बनाया होगा, कंज्यूमर ने बनाया होगा, उन सभी से आपको इक्वल सेटिस्फेक्शन दिखाई देगा। स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जो इसका ग्राफ बनेगा वो आपको कैसा दिखाई देगा, स्लोपिंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसे डिमांड का कर्व होता है ना, लेफ्ट टू राइट स्लोप करता हुआ आपको दिखाई देगा। हाई डिफरेंस कर्व्स रिप्रेजेंट हायर सेटिस्फेक्शन, जो हायर इंडिफरेंस कर्व होगा ना, वो आपको क्या होगा, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगा। टू इंडिफरेंस कर्व्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, जो दो इंडिफरेंस कर्व जो होंगे ना, वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, यानी कभी एक दूसरे को काटेंगे नहीं। हिंदी में भी सेम चीजें लिखी हुई है, दो वस्तुओं के विभिन्न संयोजनों के समान संतुष्टि प्राप्त होती है। वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर ढलान होता है। ऊंचा उदासीनता वक्र अधिक संतुष्टि को दर्शाता है। दो उदासीनता वक्र कभी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। क्लियर है, ये था आपका इंडिफरेंस कर्व का छोटा सा इंट्रोडक्शन। एक बार देख लीजिए इसका ग्राफ को। कॉम्बिनेशन है, जैसे कि हमारे पास देखिए दो कॉमोडिटी है, एप्पल है और एक ऑरेंज है हमारे पास। ठीक है, दो गुड्स हो गए, एक एप्पल हो गया, एक ऑरेंज हो गया। कॉम्बिनेशन एक कंज्यूमर ने बनाया है, ए कॉम्बिनेशन, जिसमें कि आपके पास एक एप्पल है और ऑरेंज कितने हैं, 22 ऑरेंज है। ठीक है, कॉम्बिनेशन बी में आप देखिए एप्पल आपके पास 2 है, ऑरेंज आपके पास 14 है। कॉम्बिनेशन सी में एप्पल 3 है और ऑरेंज 10 है। कॉम्बिनेशन डी में एप्पल 4 है, ऑरेंज 8 है। कॉम्बिनेशन ई में एप्पल 5 है, ऑरेंज कितना है, 7 है। इसी सेम कॉम्बिनेशन को हम ग्राफ में बनाने का कोशिश करेंगे। जब हम ग्राफ में बनाएंगे तो इस प्रकार से आप सारे कॉम्बिनेशन को शो करोगे, रिप्रेजेंट करोगे। ये वो कॉम्बिनेशन है जो आपको एक प्रकार का सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, एक प्रकार का संतुष्टि दे रहे हैं। राइट साइड के ग्राफ में देखिएगा IC1 IC2 IC3 आपको दिखाई दे रहा होगा, यानी कि इंडिफरेंस कर्व का एक आपका ये ग्राफ बना हुआ है, कर्व बना हुआ है, दूसरा कर्व बना हुआ है, तीसरा कर्व बना हुआ है। जो हाईएस्ट कर्व है यानी IC3, वो आपको सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। जैसे यहाँ लिखा है ना, थर्ड पॉइंट, हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर सेटिस्फेक्शन। ऊंचा उदासीनता वक्र अधिक संतुष्टि को दर्शाता है। तो ये जो सबसे ऊंचा उदासीनता कर्व है ना, ये सबसे ज्यादा आपको संतुष्टि प्रदान करेगा। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ लेते हैं प्राइस लाइन क्या होता है और बजट लाइन क्या होता है। ठीक है, प्राइस लाइन को बोलते हैं मूल्य रेखा, हिंदी में आप लोग क्या बोलोगे, प्राइस लाइन को मूल्य रेखा बोलोगे। बजट लाइन को क्या बोलोगे आप लोग, बजट रेखा बोलोगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं प्राइस लाइन क्या होता है। अ प्राइस लाइन इज अ लाइन दैट शोज ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स, ठीक है, दैट अ कंज्यूमर कैन बाय एट गिवन प्राइस and a given level of income। clear है, it is also called the budget line because it represents the consumer purchasing power। मूल्य रेखा वह रेखा है जो दो वस्तुओं के उन सभी संभावित संयोजनों को दर्शाता है। ठीक है, यहाँ पे भी दो गुड्स की बात की जा रही है, दो वस्तुओं के उन सभी संभावित संयोजनों यानी कॉम्बिनेशन को दर्शाता है जिन्हें उपभोक्ता निश्चित आय और निश्चित कीमतों पर खरीद सकता है और इसे इसे बजट रेखा भी कहा जाता है। क्लियर है, बजट प्राइस लाइन आप लोग समझ गए होंगे। दो गुड्स के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन को, ठीक है, सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन को जो कि एक कंज्यूमर गिवन प्राइस में और अपनी जो उसकी इनकम रहेगी उसी इनकम में खरीदने के लिए सक्षम होता है, तो उनको जब रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसको हम लोग प्राइस लाइन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिएगा बजट लाइन क्या होता है, जिसको बजट रेखा बोलते हैं। अ बजट लाइन इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स
that a consumer can purchase by spending his entire income at given price। बजट रेखा वह रेखा है जो दो वस्तुओं के उन सभी संयोजनों को दर्शाती है जिन्हें उपभोक्ता अपनी पूरी आय को निश्चित कीमतों पर खर्च करके खरीद सकता है। ठीक है, बजट रेखा वह रेखा है जो दो वस्तुओं के उन सभी संयोजनों को दर्शाती है जिन्हें उपभोक्ता अपनी पूरी आय को निश्चित कीमतों पर खर्च करके खरीद सकता है। यानी कि अपना क्या कर रहा है, वो सारा एंटायर इनकम स्पेंड कर दे रहा है, सारा एंटायर इनकम उसका पूरा पूरा जो वो है आय है, पूरी आय है, उसको एक गिवन प्राइस खरीदने के लिए उसको पूरा पूरा उसको खर्च करना पड़ेगा। तो उसको जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब उसका रिप्रेजेंट करते हैं तो हम लोग उसको बजट लाइन बोलते हैं, बजट रेखा बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं। आपको मेरा वीडियो लेक्चर कैसा लगता है मुझे कमेंट में बताइएगा। अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा मुझे मोटिवेट करने के लिए। और इसके अलावा अगर कोई डाउट होगा मन में तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछेगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, मांग की लोच क्या होती है, डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके ग्राफ्स किस प्रकार के होते हैं ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है ये भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऑल द बेस्ट।